नमस्कार दोस्तों, मैं सक्षम यादव स्पोक्स पर्सन पर। आज तारीख 1 जुलाई। आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा हाल फिलहाल की ये घटना है और हमेशा की तरह मैं आपसे ये कहूँगा कि वीडियो को कर लीजिए फुल स्क्रीन और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना बिना स्किप किए। और कहानी के बारे में आसान सी भाषा में डिटेल स्वरूप हम बात करेंगे कि आखिर कहानी क्या है, या जो भी ये मर्डर केस है ये आखिर है क्या, क्यों किया गया, इसके पीछे क्या वजह थी, ये क्या इसे रोका नहीं जा सकता था। तमाम सारी बातें आज इस वीडियो में अपन करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान से, राजस्थान के उदयपुर से। उदयपुर में एक इलाका है गोवर्धन विलास। इस इलाके में एक टेलर की दुकान है, कपड़े सिलने का काम, और जिसकी दुकान है उसका नाम है कन्हैया लाल। अब राजस्थान के उदयपुर की कहानी, उदयपुर के गोवर्धन इलाके में, गोवर्धन विलास इलाके में एक टेलर की दुकान, टेलर का नाम कन्हैया लाल। इसी दुकान के ज़रिए कन्हैया लाल की रोजी रोटी चलती थी। इसी दुकान से वो जो भी कमाते थे उससे खाते थे, तो कमाई का एकमात्र ज़रिया, और लोगों के कपड़े सिल के वो अपना और अपने परिवार का जो पालन पोषण है वो कर रहा था कन्हैया लाल। अब कन्हैया लाल के साथ हुआ क्या, वो अब इस कहानी में अपन बात करेंगे। तो ये तो थी कन्हैया लाल के बारे में कि ये कन्हैया लाल है कौन। एक आम सा आदमी, गरीब आदमी, जिसकी अपनी टेलर की दुकान थी, कपड़े सिलाई करता था लोगों के, और उसी से उसका घर खर्चा चलता था। तो ये कन्हैया लाल की कहानी है। अब आपको ये भी पता होगा कि हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले बीजेपी की जो प्रवक्ता है नुपुर शर्मा, उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के ख़िलाफ़ एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, और जिसके ख़िलाफ़ में फिर बहुत सारी चीज़ें हुई, काफ़ी सारा बवाल भी हुआ, जिसके चलते फिर नुपुर शर्मा को बीजेपी से सस्पेंड कर दिया गया, उन्हें बीजेपी से निकाल दिया गया, भारतीय जनता पार्टी। और बाकायदा नुपुर शर्मा ने फिर अपने इस जो टिप्पणी की थी इसको वापस भी लिया, माफ़ी भी मांगी, लेकिन जो होना था सो हो गया, और बीजेपी ने फिर नुपुर शर्मा को पार्टी से बाहर कर दिया। अब नुपुर शर्मा ने जो टिप्पणी की थी, इसी के चलते उदयपुर के रहने वाले कन्हैया लाल ने नुपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। पोस्ट किया, पोस्ट वायरल हुआ, लोगों तक पहुंचा। अब तारीख आती है 11 जून। 11 जून को कन्हैया लाल का एक पड़ोसी है नाजिम। जो नाजिम है वो कन्हैया लाल के खिलाफ उदयपुर पुलिस में, धान मंडी जो पुलिस थाना था, वहाँ पर एक मामला दर्ज करवाता है कन्हैया लाल के खिलाफ। कन्हैया लाल का जो पड़ोसी है नाजिम, वो पुलिस को बोलता है कि कन्हैया लाल ने हमारे धर्म के खिलाफ टिप्पणी की है और इससे हमारी जो धार्मिक जो भावनाएं हैं वो आहत हुई है, तो कन्हैया लाल के खिलाफ मुझे शिकायत दर्ज करवानी है और उसके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए। उसके बाद फिर 11 जून को पुलिस कन्हैया लाल को फ़ोन करती है। कन्हैया लाल पुलिस स्टेशन पहुंचता है। पुलिस कन्हैया लाल से कहती है कि आपने इनके धर्म के खिलाफ फेसबुक पर कुछ पोस्ट किया है जिससे आपने इनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। कन्हैया लाल बोलता है कि साहब मेरे को तो मोबाइल भी चलाना नहीं आता, मेरा बच्चा मोबाइल पर गेम खेलता है, हो सकता है गेम खेलते वक्त उसने वो सब चीज़ें कर दी, और वो नासमझ है, उसे नहीं पता कि इसका क्या अंजाम हो सकता है या क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं। लेकिन पुलिस कहती कि नहीं, आपने धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने का काम किया है, इसलिए आपके खिलाफ कार्रवाई होती है और आपको गिरफ्तार किया जाता है। तो 11 जून को राजस्थान के उदयपुर के धान मंडी पुलिस स्टेशन जो है वो, वहाँ के जो पुलिस वाले हैं वो कन्हैया लाल को गिरफ्तार करते हैं। उसके बाद फिर 15 जून को कन्हैया लाल को कोर्ट में पेश किया जाता है, और कोर्ट फिर 15 जून को कन्हैया लाल को ज़मानत दे देता है। अब कन्हैया लाल को ज़मानत मिलती है। ज़मानत पर कन्हैया लाल अपने घर पहुँचता है। जब ये बात लोगों को पता चलती है कि कन्हैया लाल को ज़मानत मिल गई, उसके बाद फिर कन्हैया लाल को लगातार धमकियाँ मिलती हैं।
कि दुकान मत खोलना, तुम्हें मार दिया जाएगा, तुमने जो कुछ भी पोस्ट किया है ये सबसे बड़ी तुम्हारी भूल है। और कन्हैयालाल को सरेआम जान से मारने की धमकियाँ दी जाती हैं। उसके बाद फिर कन्हैयालाल अपनी दुकान नहीं खोल पाते हैं। 12, 13, 14 और 15 4 दिन तक कन्हैयालाल दुकान नहीं खोल पाया, कारण कि कन्हैयालाल को धमकी मिली हुई थी। अब जाहिर सी बात है कन्हैयालाल को तो दुकान खोलना ज़रूरी था, क्योंकि उसकी वो रोजी रोटी थी, उसी से कमाता था, उसी से खाता था। अब कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या? तो कन्हैयालाल के लिए दुकान खोलना ज़रूरी था। अब इन सब चीज़ों से तंग आकर, इन धमकियों से, कन्हैयालाल फिर उसी धान मंडी पुलिस स्टेशन में पहुंचता है शिकायत दर्ज करवाने। और जो कंप्लेंट कन्हैयालाल ने वहां पर दर्ज करवाई वो मैं आपको हूबहू पढ़कर सुनाता हूं। आज से 5-6 दिन पूर्व मेरे बच्चे द्वारा मोबाइल पर इंटरनेट के माध्यम से गेम खेलते हुए अचानक फेसबुक पर एक आपत्तिजनक पोस्ट हो गया, जिसकी जानकारी मुझे नहीं थी। परंतु 2 दिन पश्चात 2 व्यक्ति मेरी दुकान पर आए और मुझसे मेरा मोबाइल मांगा और कहा कि हमारे मोबाइल में बैलेंस नहीं है और हमें किसी को कॉल करना है, तो हमें आपका मोबाइल चाहिए। जिस पर मेरे द्वारा उन्हें मोबाइल दे दिया गया, परंतु उनके द्वारा मुझे बताया गया कि आपके मोबाइल से एक पोस्ट शेयर हुई है, क्या आपको पता है? मेरे द्वारा उन्हें कहा गया कि मुझे मोबाइल चलाना ही नहीं आता है, मोबाइल सिर्फ मेरा बच्चा गेम खेलने के लिए इस्तेमाल करता है। तो फिर उनके द्वारा मेरे मोबाइल से पोस्ट को डिलीट कर दिया गया और कहा कि आइंदा से ऐसा मत करना। और फिर ये सब चीज़ें कन्हैयालाल कंप्लेंट में पुलिस को दर्ज करवाता है। और रविवार दिनांक 11 जून 2022 को मुझे पुलिस थाना धान मंडी से फ़ोन आया कि आपके खिलाफ़ एक रिपोर्ट दर्ज हुई है, आप थाने में आ जाओ। जब मैं थाने में गया तो प्रार्थी नाजिम वहाँ पर बैठा था। तो ये सब चीज़ें कन्हैयालाल अपनी शिकायत में पुलिस को दर्ज करवाता है, सारा बयान, जो कि हूबहू मैंने आपको पढ़कर सुनाया है। उसके बाद कन्हैयालाल पुलिस को बताता है कि मुझे धमकी मिल रही है, दुकान नहीं खोलने दे रहे, जान से मार देंगे। तो पुलिस ने कंप्लेंट तो दर्ज कर ली कन्हैयालाल की, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करने की बजाय कन्हैयालाल से कहा कि एक काम करो, जो भी दूसरी पार्टी है उससे हम समझौता करते हैं। इसके बाद फिर 5-7 इज़्ज़तदार लोगों को बुलाया जाता है, कुछ उस तरफ के लोग आते हैं, कुछ कन्हैयालाल की तरफ के लोग जाते हैं। उसके बाद पुलिस फिर उन लोगों को समझाती है कि बहुत बहुत हो चुका, अब इस मामले को रफा दफा कर दिया जाए। उसके बाद फिर जो लोग थे वो कहते हैं कि ठीक है, अब हम इसको नहीं धमकाएंगे, और जो भी सब बात जो हुई है वो ख़त्म हो गई। उसके बाद फिर कन्हैयालाल अपने घर लौटता है, समझौता हो गया। कन्हैयालाल खुश भी था कि पुलिस के सामने समझौता हो गया, अब अपनी दुकान खोल पाएगा। उसके बाद 28 जून को दोपहर करीब 2:30 बजे कन्हैयालाल अपनी दुकान पर था, क्योंकि समझौता हो चुका था तो उसने भी दुकान खोल ली थी। तो 28 जून की दोपहर करीब 2:30 बजे कन्हैयालाल की दुकान पर 2 लोग पहुंचते हैं, कुर्ता पाजामा पहनकर। और ये 2 लोग थे, एक मोहम्मद रियाज अंसारी और दूसरा मोहम्मद गौस। कन्हैयालाल इनको देखते ही पहचान गया, क्योंकि कन्हैयालाल इनको जानता था, क्योंकि ये वही 2 लोग थे जिन्होंने उस दिन कन्हैयालाल से उसका फ़ोन मांगा था कॉल करने के लिए। उन लोगों ने कन्हैयालाल से कहा कि हमें कपड़े सिलवाने हैं। अब जाहिर सी बात है, किसी भी दुकानदार के लिए उसके जो ग्राहक हैं वो भगवान का रूप होता है। तो कन्हैयालाल ने कहा कि ठीक है। कन्हैयालाल फिर उन दोनों का नाप लेना शुरू करता है, क्योंकि आपको पता है कि दर्जी के पास जब भी आप कपड़े सिलवाने जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको अपना नाप देना पड़ता है, या फिर आप कोई कपड़ा लेकर जाते हैं कि इस साइज़ में ड्रेस सिलना। तो ये सब चीज़ें होती है। कन्हैयालाल उनका नाप लेता है। उसके बाद मोहम्मद गौस अपना नाप देता है, रियाज पीछे खड़ा है। तभी मौका मिलते ही रियाज अपने पायजामे में से खंजर निकालता है। खंजर निकालने के बाद वो अचानक से फिर कन्हैयालाल पर हमला करता है। वीडियो आपने देखा भी होगा, ये वीडियो काफ़ी वायरल भी हुआ था। वो कन्हैयालाल के ऊपर फिर हमला करता है। उसके बाद फिर मोहम्मद जो दूसरा जो था वो भी फिर
उसके ऊपर हमला करता है कन्हैया लाल पर, मोहम्मद रियाज अंसारी। उसके बाद फिर एक कन्हैया लाल पर हमला करता है और दूसरा फिर वीडियो बनाना शुरू करता है। उसके बाद फिर कन्हैया लाल की मौत हो जाती है ऑन द स्पॉट। उसके बाद फिर वो दोनों, मोहम्मद रियाज अंसारी और मोहम्मद गौस, अपने घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद मोबाइल निकालते हैं। मोबाइल निकालने के बाद फिर वो एक वीडियो शूट करते हैं और उस वीडियो में वो बाकायदा बोलते हैं कि आज ये जो टेलर का जो मर्डर हुआ है ये हम लोगों ने किया है। मैंने, यानी मोहम्मद गौस और मोहम्मद रियाज अंसारी ने ये मर्डर किया है। और उन्होंने कहा कि पैगंबर मोहम्मद के ख़िलाफ़ और तमाम सारी जो चीज़ें हुई थी पोस्ट को लेकर, इन सब का जिक्र करते हुए उन लोगों ने कहा उस वीडियो में कि जो भी ऐसा करेगा उसका यही हाल होगा। इवन उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धमकी दे दी और फिर उस वीडियो को अपलोड कर दिया। अब वीडियो अपलोड हो गया, लोगों तक पहुंच गया, लोगों को पता चलने लगी बात कि एक टेलर का मर्डर हो गया। उसके बाद फिर आस पड़ोस के दुकानदारों को पता चलता है, पूरे बाज़ार में बात आग की तरह फैलती है। उसके बाद फिर जितने भी दुकानदार थे और आस पड़ोस के जो लोग थे वो कन्हैया लाल की दुकान की तरफ जाते हैं। कन्हैया लाल की दुकान की तरफ पहुंचते हैं। दुकान में पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि वहाँ का मंजर बड़ा ही खौफनाक था। कन्हैया लाल की जो डेड बॉडी थी, जो लाश थी, वो दुकान में पड़ी थी, खून बह रहा था। तमाम सारी चीज़ें देखकर फिर लोगों को गुस्सा आ गया। गुस्सा आने के बाद फिर दुकानों के शटर नीचे गिरने लगे। उसके बाद फिर लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। तब तक पुलिस को भी पता चल गया। पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है। मौका वारदात पर पहुंचने के बाद फिर पुलिस लोगों को शांत करने का काम करती है, लेकिन फिर लोग पुलिस पर पत्थरबाजी भी करते हैं क्योंकि गुस्सा ज़्यादा था। दिन दहाड़े उदयपुर में एक टेलर का उसी की दुकान पर मर्डर कर दिया गया, तो बात छोटी भी नहीं थी। उसके बाद फिर पुलिस मामला शांत कराने की कोशिश करती है, लेकिन भीड़ पत्थरबाजी करती है। अब उस इलाके में एक अजीब सा मंजर हो गया। मतलब एक ऐसा इलाका जहाँ पर कुछ समय तक हिंदू और मुस्लिम दो कम्युनिटी एक दूसरे से प्यार मोहब्बत के साथ मिलजुल कर रहा करती थी, अब वहाँ पर एक दूसरे के लिए नफरत पैदा हो गई। वहाँ का जो दृश्य था वो बड़ा ही खौफनाक था। उसके बाद फिर जयपुर से करीब 600 पुलिस के जवान और आला अफसर फिर उदयपुर के लिए पहुँचते हैं। उदयपुर पहुँचते हैं। उसके बाद कन्हैया लाल का जो परिवार था वो पुलिस के सामने एक शर्त रखता है कि वो जब तक लाश को नहीं उठाएंगे और कि जब तक पुलिस उन दोनों को पकड़ नहीं लेती, ये सारी शर्त वो पुलिस के सामने रखते हैं। इस तरफ मोहम्मद अंसारी और मोहम्मद गौस, ये दोनों अपने घर थे और अब ये अपने घर से भागने का काम शुरू करते हैं। यानी अब तक ये वीडियो में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन जब ये सब चीज़ें हुई और जब पुलिस इनका पीछा करने लगी, उसके बाद मोहम्मद रियाज अंसारी और मोहम्मद गौस अपनी बाइक निकालते हैं, हेलमेट को सर पर ओढ़ते हैं और फिर वहाँ से भागना शुरू करते हैं। पुलिस इनका पीछा करती है और पुलिस ने इलाके के जितने भी आसपास के तमाम डिस्ट्रिक्ट थे उनमें खबर पहुँचा दी, कि हाई अलर्ट कर दिया उनको कि 2 लोग हैं ऐसे ऐसे और इनको जहाँ भी दिखे पकड़ना है। उसके बाद फिर राजसमंद करके एक इलाका है, एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर, उस डिस्ट्रिक्ट से इन दोनों लोगों को, मोहम्मद रियाज अंसारी और मोहम्मद गौस को, पुलिस गिरफ्तार करती है, पकड़ लेती है। गिरफ्तार करने के बाद इन लोगों को लेके आती है। उसके बाद अब मामला ऐसा था कि पूरे उदयपुर में जो इंटरनेट सेवाएं थी वो बंद कर दी गई। लोगों में गुस्सा था, भारी मात्रा में पुलिस प्रशासन मौजूद था। उसके बाद फिर इन तमाम सारी चीज़ों को देखते हुए उदयपुर पुलिस एक SIT का गठन करती है कि इस केस की अब जो जांच है वो SIT करेगी। लेकिन तभी कहानी में एक क्लाइमैक्स आता है। और क्लाइमैक्स ये कि दिल्ली से 4 लोगों की एक टीम NIA की उदयपुर पहुंचती है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो टेररिज्म से जुड़े मामलों की जांच करती है। अब सवाल ये कि ये तो एक कत्ल का मामला है, NIA क्यों? तो इनपुट ही कुछ ऐसा मिला था, क्योंकि उस वक्त हालांकि लोगों को अब तक ये लग रहा था कि एक मर्डर का मामला है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक टेररिज्म से जुड़ा मामला भी था। वैसे कि राजस्थान के जो DGP हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उन्होंने बताया कि उन्होंने इस मामले की टेररिज्म के तरीके से जांच करने की कोशिश की और जब इन दोनों लोगों से पूछताछ की, मोहम्मद रियाज अंसारी और मोहम्मद गौस से, तो उन्हें एक बात पता चली। और वो बात ये कि जो ये मोहम्मद गौस है
ये 2014 में पाकिस्तान के कराची में गया था। वहाँ ये करीब 45 दिन रहा पाकिस्तान में। यहाँ तक कि पाकिस्तान के एक आतंकवादी संगठन के साथ इसका रिश्ता था, इसके सबूत भी पुलिस को मिले। उसके बाद फिर एनआईए की टीम उदयपुर पहुंचती और इन दोनों को अपनी हिरासत में लेती। हालांकि एसआईटी ने यह भी कहा कि वो एनआईए की पूरी मदद करेगी जितना हो सकता है। तो तमाम सारी चीज़ें इस कहानी में हुई। एनआईए अब उनसे पूछताछ करेगी, शायद और कुछ इनपुट उनसे निकलवाएगी कि आखिर वो किन लोगों से जुड़े हैं, पाकिस्तान में क्यों गए थे। तमाम सारी चीज़ें अब एनआईए के हाथ में है, वो अपनी जांच में इन चीज़ों को गलवाएगी और ये तमाम सारी चीज़ें। तो ये कहानी थी उदयपुर के एक टेलर की कहानी, कन्हैया लाल की। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा होना ज़रूरी था? क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि कन्हैया लाल की शिकायत पर जब कन्हैया लाल ने धान मंडी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई कि उसको धमकियाँ मिल रही हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता था पुलिस समझौता बाद में करवाती, पहले एफआईआर दर्ज करती और शिकायत जो कर रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई करती? क्या ऐसा हो सकता था? या क्या ऐसा हो सकता था कि जब कन्हैया लाल ने बयान दिया कि ये जो टिप्पणी जो पोस्ट फेसबुक पर की है वो उसने नहीं बल्कि उसके बेटे ने की है, तो नासमझी के तौर पर इस बात को भुला दिया जाता और कन्हैया लाल को माफ़ कर दिया जाता है? तमाम सारी चीज़ें हो सकती थी अगर आलोक चाहें तो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज कन्हैया लाल शायद आप और हम लोगों के बीच में जिंदा होता। और ऐसी जब खबरें हम सुनते हैं तो बड़ा अफसोस भी होता है, और अफसोस इसलिए कि हमारा जो देश है हिंदुस्तान, इसमें एक बात बोली जाती है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। और जब इस तरह की खबरें सुनते हैं तो बड़ा ही दुख पहुंचता है, मन को कचोटता है कि आखिर ऐसा क्यों? क्या ये चीज़ें होना ज़रूरी थी? क्या ये चीज़ें टल सकती थी? क्या इसका कोई और रास्ता हो सकता था? क्या फेसबुक पर एक पोस्ट ने इतना बवाल मचा दिया कि उस फेसबुक की पोस्ट के आगे एक इंसान की जान भी छोटी पड़ गई, उसकी भी कोई कीमत नहीं है? सोचने की बातें तमाम सारी हैं, बस नज़रिया आपको हर हमें बदलना पड़ेगा। क्योंकि हिंदुस्तान वो देश है जहाँ पर तमाम अलग अलग कौम के जो लोग हैं, धर्म जाति समुदाय के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। हर त्यौहार पर लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं। तो तमाम सारी चीज़ें हिंदुस्तान को पवित्र भी बनाती हैं, हिंदुस्तान को सुंदर भी बनाती हैं, और यही हिंदुस्तान की ताकत भी है, एकता, तो जो कि बरकरार होनी चाहिए। कभी भी किसी भी धर्म के खिलाफ कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए, चाहे वो कोई भी धर्म हो, सभी धर्मों की इज्जत करनी चाहिए। तो खैर, इस वीडियो में आज सिर्फ इतना ही, और आगे इस केस से जुड़ी जो भी जानकारी मिलेगी वो आपको इस चैनल पर मैं बताऊंगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ज़रूर करें। और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा चैनल भी बढ़ेगा। इसी तरह से हम आपके लिए तमाम सारी जो रियलिटी से जुड़ी कहानियाँ हैं वो आपके लिए लाते रहेंगे, आप लोगों को सुनाते रहेंगे। तो बस तब तक के लिए टाटा। जब तक कोई और कहानी लेके आएँ तब तक अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं फिर किसी और कहानी।